अस्सलाम वालेकुम। हारा दिल नामल की एपिसोड 8 लेकर मैं आज आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। ये बहुत हीरो बेस्ड बोल्ड रोमांटिक लव स्टोरी नावल है। तो चले शुरू करते हैं नावल। लेकिन अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे नावल की हर एपिसोड मिलती रहे। रात सारम जब घर आया तब तक वहाँ बिस्तर में दबकी सो रही थी। दोपहर वाली सारम की बात सुनकर इसने तभी ही सोच लिया था कि वो सारम के आने से पहले ही रात को सो जाएगी। लेकिन सारम जानता था वहाँ इतनी जल्दी नहीं सोती। वो जब अपने कमरे में आता है तो वहाँ कंबल मुंह तक ओढ़े बेड पर सो रही थी। सारम आते ही गला खिंगार कर महा को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन महा भी कंबल के अंदर से ही सोच रही थी, आज मैं नहीं उठूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। सारम लब दबाए मुस्कुराता हुआ बेड के करीब आता है और महा के सर पर खड़े होकर बोलता है, महा डार्लिंग, मुझे पता है तुम जाग रही हो, ये एक्टिंग बंद करो और उठ जाओ। लेकिन महा ठस से मिस नहीं हुई। महा डार्लिंग, अगर मैंने उठाया ना तो फिर मेरा तरीका आपको पसंद नहीं आएगा। सारम के ऐसा कहने की देर थी कि महा झट से कंबल उतारती हुई उठकर बैठ गई। क्या है सारम, सोने दो, मुझे इतनी नींद आ रही थी। महा मुंह पर हाथ रखे जमाई रोकने की कोशिश करती है। डार्लिंग, ये एक्टिंग इसके सामने करना जो आपको जानता ना हो। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मेरी महाजानी इतनी जल्दी नहीं सो सकती। लगता है मेरी दोपहर वाली बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है आपने। सारा मुस्कुराती नज़रों से महा का चेहरा देखकर बोलता है, आप तो है ही छिछोरे। महा इससे कहती हुई बेड से उतरने लगी। रुक जाओ, कहाँ पे जा रही हो डार्लिंग, अब बेड से उतरने की बारी नहीं है, यहीं पे रहो। ये कहते हुए सारम इसके पास आकर बैठता है और इसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोलता है, तो मेरी बेगम मुझसे खाने की तारीफ सुनना चाहती थी तो करो अब तारीफ, पूरी रात है। रात भर आपके खाने की तारीफ ही करूँगा। क्या है सारम, कभी तो मुझे सुकून से सोना दिया करो। हर रोज़ आपका रोमांस चालू हो जाता है। मैं तंग आ गई हूँ। महा रोहान से लहजे में बोलती है, बीवी, अब आप मेरे रोमांस से भी तंग आ गई हैं। सारम हैरत से महा की तरफ देखकर बोलता है, तो और क्या सारम, बंदा थक भी तो जाता है ना, लेकिन आप नहीं थकते हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। बंदा बशर हूँ यार, इतनी खूबसूरत जब बीवी पहलू में होगी तो बंदा ब्याह की जाएगा। सारम इसे शरारत से आंख मारते हुए बोला। सारम की बात सुनकर महा सिटपटा गई। अच्छा आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। महा इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। नहीं महा डार्लिंग, मैं खाना खा आया हूँ, अब तो बस आपको खाना है। सारम प्लीज़, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह से किचन में खड़े हो होकर अब मेरी कमर दर्द कर रही है। डॉक्टर ने क्या कहा था। एक तो ये डॉक्टर पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, हर चीज़ पर पाबंदी लगा देती हैं। सारम डॉक्टर की बात याद करते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोलता है, पिछले कुछ दिनों महा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी तो उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तब डॉक्टर ने इनको फिजिकली रिलेशन बनाने से मना किया था। कुछ ही दिन तो सारम ने सब्र किया, लेकिन मर्द था, बहक सकता था कहीं दूसरी जगह। इससे अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। माँ भी सारम की मजबूरी अच्छे से समझती थी। कहाँ वो रोज़ रोमांटिक होने वाला, कहाँ अब इतने दिन से दूरी बनाई हुई थी।
यार ये डॉक्टर तो कहते ही रहते हैं चलो आज हम अपनी मर्जी करते हैं। ये कहते हुए सारम माहा को मौका दिए बिना ही स्किपिंग लिपस्टिक लगे लबों पर शिद्दत से अपने लब रखता है। माहा की तो चीख निकलते रह गई थी। वो सारम को पीछे हटाने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन सारम तो जैसे ठान कर आया था कि आज वो हर हद पार कर कर ही गुजरेगा। काफ़ी देर तक वो माहा के गुलाबी लबों का रस पीता रहा। माहा की लिपस्टिक भी इसने अपने अनाबी लबों से चुन ली थी। काफ़ी देर बाद वो इसके लबों को छोड़ता हुआ पीछे हटा तो माहा गहरे गहरे सांस लेने लगी। क्या हुआ डार्लिंग? एक तो पता नहीं तुम्हारी रोमांस से जान क्यों जाती है। सारम आप जानते हैं ना, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरा नहीं तो कम से कम हमारे बेबी का ही सोच लो। माहा गुस्से से सारम को बोलती है। तो मैं क्या करूं मेरी जान, इतने दिन हो गए हैं, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? तो क्या आप चाहती हैं कि मैं बाहर जाकर किसी और औरत के साथ रिलेशन बना लूं? सारम को अब सचमुच में गुस्सा आ गया था, क्योंकि माहा ने तो डॉक्टर की बात को सर पर ही सवार कर लिया था। मेरा ये मतलब तो नहीं था। दूसरी औरत से रिलेशन का सुनकर ही माहा बुखला गई थी। तो फिर क्यों नहीं आने देती मुझे खुद के करीब? माहा कुछ नहीं बोली। वो शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। सॉरी सारम, मैं तो बस डॉक्टर की बताई हुई बात पर ही अमल पैरा कर रही थी। तो मेरी जान मैंने कब आपको तंग किया है? लेकिन कभी कभार तो हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर ही सकते हैं। सारम इसको अपने सीने से लगाता हुआ एक हाथ से इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और साथ साथ धीमे लहजे से बोल रहा था। माहा तो शर्मिंदगी से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। वो सही तो कह रहा था। माहा के कुछ भी ना बोलने पर सारम को बहुत गुस्सा आता है। अब जब तक तुम खुद नहीं कहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। सारम ये कहते हुए उठकर अपने कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गया। पीछे माहा अपनी जल्दबाजी पर पछताती रह गई। आज इतवार का दिन था। हूर घर पर ही थी। हूर को इतवार वाले दिन ऑफिस से छुट्टी होती थी। आज इसने सोचा वो घर की सारी सफाइयाँ करेगी, इसलिए वो सुबह से ही घर की सफाइयाँ करने में लगी हुई थी। अभी भी वो ताई हाजरा का कमरा साफ करके इसकी चादरें चेंज करके धोने वाले कपड़े बाहर लेकर निकलती है। जब ताबिश घर के अंदर दाखिल होता है, हूर ने आज हल्के फिरोजी कलर का सूट पहन रखा था, जो इसकी गोरी रंगत पर काफ़ी जच भी रहा था। ताबिश ने हूर को देखा तो देखता ही रह गया। कोई सादगी में भी इस कदर खूबसूरत लग सकता है, ताबिश ने दिल में सोचा। हूर ने ताबिश को देखा तो जल्दी से अपना दुपट्टा जो इसने गले में डाल रखा था सर पर लेती है और कपड़े लिए मशीन की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वापस आती है तो ताबिश वहीं बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था। कैसी हो हूर? मैं ठीक हूँ ताबिश भाई, हूर ये कहते हुए दोबारा अपने काम में लग गई, जबकि ताबिश इसको ही निहारते जा रहा था। जब हाजरा बेगम अपने कमरे से बाहर निकलती है, हाजरा बेगम ताबिश को हूर को यूं घूरते देख कर बोलती है। ताबिश तुम कब आए हो? ताबिश अपने सर पर अपनी माँ को देखकर हड़बड़ा कर रह गया। अब मैं अभी आया हूँ अम्मी। खैर है, आज कैसे इतनी जल्दी आ गए घर? हाजरा बेगम तंज करते हुए पूछती है। क्यों, मैं अपने घर में नहीं आ सकता? नवाब साहब आ सकते हो, हम लोगों ने कब तुम्हें मना किया है? लेकिन तुम बगैर मतलब के तो घर में आना ज़रूरी नहीं समझते हो?
आज कौन सा मतलब तुम्हें घर ले आया है? हाजरा बेगम ताबिश को भिगो कर तंज मारने लगी। ताबिश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तुम्हारे अब्बू की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, वो जाके ले आओ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, ताबिश होले से बोलता है। तुम कोई काम कर लो, पैसों की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। तुम्हें तो हम बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल नहीं है। एक वो हूर बेचारी है जो हम दोनों बूढ़ों का इतना ख्याल करती है। सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद वो घर आकर भी काम करने में जुट जाती है। आज इसकी छुट्टी थी और आज इसने घर में 100 काम निकाले हुए हैं। कम से कम इसकी तरफ देखकर ही कुछ शर्म खा लो। हाजरा बेगम ने तो आज अच्छे से ताबिश की क्लास लेने का सोच लिया था। अम्मी, क्या आप हर वक्त हूर हूर की रट लगाए रखती हैं? मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मुझे पैदा किया है आपने। ताबिश तो गुस्से से भड़क ही उठा था। पैदा किया है तभी तो पछता रही हूँ। तुम बेटे होकर भी वो काम नहीं कर रहे हो जो वो बेटी ना होकर भी कर रही है। रात थोड़ी सी लेट हो जाए वो बच्ची दिल में घबराहट सी होने लगती है। न जाने बच्ची के साथ कोई मसला ना बन गया हो। आजकल के हालात तो देख ही रहे हो ना, अकेली लड़की को बाहर भेजने का कोई हाल है भला? लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस चीज़ की कोई समझ ही नहीं है। कल को बच्ची के साथ कुछ हो गया तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा। ताबिश सर झुकाए माँ की बातें सुनता जा रहा था। जब खांसी करते हुए इफ्तिखार अजमल कमरे से बाहर आते हैं। क्यों डांट रही हो बच्चे को? वो ताबिश की तरफ देखकर हाजरा से पूछते हैं। ये बच्चा है, 28 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है। इसके जैसे अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस संभालते हैं। लेकिन ये क्या करता है? सारा दिन कभी इस दोस्त के पास चला गया तो कभी उस दोस्त के पास चला गया। नहीं, मैं ये कहती हूँ वो दोस्त करते क्या हैं? जुआ खेलना, शराब पीना, लोगों की बहन बेटियों को छेड़ना इनका काम है। ये क्यों नहीं समझता? मैं इसके भले का ही सोचती हूँ। कल को ये पछताएगा जब खाली हाथ रह जाएगा। इससे अच्छा है ये पहले ये सुधर जाए। हाजरा बेगम तख्त पर बैठते हुए हाँफने लगी। इफ्तिखार अजमल ताबिश की तरफ अफसोस वाली नज़रों से देखकर हूर की जानिब जाते हैं। और बेटा बस करो, सुबह से लगी हुई हो काम में, थोड़ा सा आराम कर लो। देखो क्या टाइम हो गया है। बस ताया अब्बू, ये थोड़े से कपड़े रह गए हैं, ये धो लूँ। आपको तो पता है लाइट सारा दिन कितना तंग करती है। फिर लाइट चली जाएगी तो काम बीच में रह जाएगा। मैं आराम कर लूँगी, आप परेशान नहीं हो। आप जाकर आराम करें, आपकी तबीयत पहले ही ख़राब है। अगर आज मेरी छुट्टी ना होती तो मैं वापसी पर आपकी दवाइयाँ ज़रूर लेकर आती। और इफ्तिखार अजमल का जर्द चेहरा देखकर नम लहजे से बोली। कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल दवाइयाँ आ जाएंगी। फिर क्या हुआ, एक दिन होता है हफ्ते में छुट्टी का। तुम इस दिन भी घर के काम निकाल कर बैठ जाती हो। आराम किया करो। हफ्ते में छुट्टी का तुम इस दिन भी घर के काम निकाल कर बैठ जाती हो। आराम किया करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो मेरे बच्चे। ताया अब्बू हूर के सर पर हाथ रखते हुए दोबारा हाजरा बेगम की जानिब आते हैं। खाने में कुछ बनाया है? वो हाजरा बेगम से पूछते हैं। हाँ, दाल चावल बनाए हैं आज। ठीक है, हूर को भी खाना दे दो, सुबह से काम में लगी हुई है। ताया अब्बू मशीन से कपड़े निकालती हूर की तरफ देखकर हाजरा बेगम को कहने लगे। मैंने बोला भी था हूर को कि काम बाद में कर लेना, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। अच्छा, आप यहाँ पर बैठे, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। हाजरा बेगम ये कहते हुए तख्त से उठकर किचन का रुख करती है। किचन में जाते हुए वो पीछे मुड़कर ताबी खाना खाएगा या नहीं।
اتنا کچھ تو کھا لیا ہے، اب اور کچھ کھانے کی کسر باقی ہے؟ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی۔ تابش غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور حاجرہ بیگم کچن کی جانب۔ رات کے 12 بج رہے تھے، کمرے میں فل اے سی چل رہا تھا، دو نفوس بیڈ پر سو رہے تھے، کمرے میں ہلکی لیمپ کی لائٹ جل رہی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک نفوس اپنا کمبل اتارتے ہوئے بیڈ سے اترتا ہے اور ساتھ والے پر ایک نظر ڈالتا ہے جو فل نیند کی گہرائیوں میں کھویا سو رہا تھا۔ وہ اپنی چپل پہن کر آہستہ آہستہ دبے پاؤں چلتا ہوا بالکونی کا رخ کرتا ہے اور اپنا موبائل جو وہ بیڈ سے ہی اٹھا کر ساتھ لایا تھا اس سے کسی کو کال ملاتا ہے۔ بیل تو جا رہی تھی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے ایک نظر کمرے کی جانب بھی ڈال لیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کال پک ہوتی ہے۔ جب وہ نفوس بولتا ہے، ہیلو سارا بیبی، کیسی ہو؟ آگے سے نہ جانے اسے کیا بولا گیا، جب وہ بولتا ہے، فوری میری جان، مجھے ایسا کرنا پڑا، مجھے ڈرامہ کرنا پڑا، تم تو میری بیوی کو اچھے سے جانتی ہو، اگر اسے بھنک بھی لگ جاتی کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے تو وہ مجھے ابھی کے ابھی اس خوبصورت دنیا سے نکال کر باہر پھینک دیتی۔ تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوتا؟ تم تو جانتی ہو سارا بیبی، میں تم سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہوں اور جلد ہم لوگ شادی کر لیں گے۔ ایک بار اس نک چڑی کی ساری دولت میرے ہاتھ میں آ جائے بس، پھر ہم دونوں پوری دنیا گھومیں گے۔ نہیں جان، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں کوئی ڈبل گیم نہیں کھیل رہا تمہارے ساتھ، میں صرف تم سے ہی پیار کرتا ہوں۔ اس امیر دادی سے تو پیار کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کو اپنی دولت کا بہت زیادہ گھمنڈ ہے، اس کا گھمنڈ نہ میں نے توڑ دیا تو میرا نام بھی عبام نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سارا بیبی، میں اب فون رکھتا ہوں، یہ نہ ہو زویا اٹھ جائے تو پھر ایک نیا بکھیڑا کھڑا کر دے گی۔ ہاں کل میں اپنی جان سے ملنے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، اپنا دھیان رکھنا، آئی لو یو۔ یہ کہتے ہوئے عبام فون بند کر کے چپکے سے جا کر زویا کے ساتھ لیٹ گیا۔ یہ عبام ہی تھا جو چوری چھپکے سارا سے بات کرنے بالکونی میں آیا ہوا تھا۔ وہ سارا اور زویا دونوں کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا تھا۔ عبام بہت شاطر انسان تھا، اس کو پتا تھا زویا اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے اور ساری جائیداد زویا کی تو ہے۔ پہلے اس نے زویا کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا۔ زویا جب اس کے ساتھ پیار کے جال میں پھنس گئی، شادی ہو گئی تو بہت جلد عبام کا زویا سے دل اکتا گیا، کیونکہ اب اس کی زندگی میں سارا آ گئی تھی۔ سارا اتنی امیر تو نہیں تھی لیکن وہ غریب بھی نہیں تھی۔ سارا اور عبام کی ملاقات ایک شاپنگ مال میں ہوئی تھی جہاں پر ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ملاقاتوں سے پھر کال اور میسیج پر شروع ہو گئے اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ لیکن عبام یہ بات بھول رہا تھا وہ حور کو بھی پہلے چھوڑ چکا ہے اور اب زویا کو بھی چیٹ کر رہا ہے۔ جو کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ زویا نے تو عبام سے محبت کی تھی لیکن عبام نے اس سے صرف دولت کی خاطر شادی کی تھی۔ عبام جیسے لوگ کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھول چکا تھا کہ مکافات عمل تو اٹل ہے۔ پہلے اس نے حور جیسی شریف اور پاکیزہ لڑکی کو چھوڑ کر زویا کو اپنایا، اب زویا کو بھی دھوکہ دے کر سارا کی طرف نکل گیا۔ ناول جاری ہے۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔